मैं डॉक्टर भाग्यश्री राजेश गावंडे, डायरेक्टर गावंडेज मध्य भारत आयुर्वेदिक चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र सौसा। आज हमने देखा है कोविड के बारे में हमने बहुत सारी चर्चाएं देखी है, बहुत सारी चर्चाएं सुनी है, पर आज हम कोविड के विषय में ही एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पे चर्चा करने वाले हैं। और वो जानकारी है कि कोविड के बाद, पोस्ट कोविड यानी कोविड के बाद भी हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, जिससे हम अनभिज्ञ हैं, हमें अभी पता नहीं है कि हमने कोविड के लिए क्या करना चाहिए। और उसी पे आज हम कुछ चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं यूथ ऑफ सौसा का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने जनता तक बहुत सारी, जब कोविड का अपने यहाँ आपदा आई थी तो बहुत सारी सेवा के बहुत सारे कार्य किए हैं। मुझे लगता है कि जो अनमोल है, और उन्होंने जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर का भी किया है, रक्तदान शिविर भी करते रहते हैं, तो उनका सराहनीय कार्य है। यूथ ऑफ सौसा का सर्वप्रथम धन्यवाद। तो अभी हम देखना चाहेंगे कि कोविड, अभी पिछले 2 माह से हम सौसर में हमने देखा है कि कोविड का पीक लेवल आ गया था, इसको पीक लेवल कहा जाता है। तो एक कोविड का पीक लेवल आया था जिसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट थे, ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन बेड की कमी थी, वेंटिलेटर की कमी थी, बहुत सारी परेशानियों से गुजर चुके हैं, बहुत सारे परिवारों ने अपने प्रिय व्यक्तियों को खोया है। तो इस तरह से हम ये आपदा को तो पार कर चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं कि अभी ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। कोविड का जो प्रमाण है, कोरोना पेशेंट्स जो है वो हमारे क्षेत्र में कम हो जा रहे हैं। लेकिन अब पेशेंट कम हुए हैं करके हमें फिर से फ्री नहीं हो जाना है कि नहीं अब तो पेशेंट कम हो गया, अब कुछ नहीं। तो हमें फिर भी सावधानी रखनी है, 6 गज की दूरी रखना है, मास्क पहनना है, ये सावधानी हमें रखना ही रखना है। घर से बाहर अनावश्यक नहीं निकलना है, जब कोई काम है तभी हम घर से बाहर हमें निकलना है। तो इतना तो हमें ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन अब क्या है, एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो कोविड, जिनको कोरोना हो चुका है, लेकिन हमने जो देखा है, अभी हमारे यहाँ जो पेशेंट्स का ग्रुप आता है, कुछ देखा है, उनको क्या लगता है, जिनको कोविड हो चुका है उनको क्या लगता है अब तो हमें कोरोना हो चुका है, अब हमें दोबारा नहीं होना है, या हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमको तो हो चुका, हम तो ठीक हो गए। नहीं, पर यह सोचना गलत है। जैसे आप, जिनको कोविड हो चुका है उनको भी दोबारा कोरोना होने का खतरा है। भले ही वो खतरा कम मात्रा में है, पर वो खतरा है, इसलिए उन्होंने भी जो सावधानियां बताई गई है, जैसे मास्क पहनना, 6 गज की दूरी रखना और अनावश्यक कार्य से घर से बाहर नहीं निकलना, तो ये सावधानियां उन्हें भी रखना है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ये सोचना है कि मुझे कोरोना हो गया है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे कोई सावधानी नहीं रखनी है, मुझे कोई डर नहीं है, ये गलत है। उसके बाद जिनको कोविड हो चुका, उस ग्रुप ने फिर आगे जाके क्या करना है। विगत वर्ष आपने देखा होगा कि पिछले साल भी जून जुलाई अगस्त ये 3 माह में कोरोना के बहुत सारे पेशेंट हुए। उसके बाद एकदम से कम हो गए थे, पीक हुआ था और फिर उसके बाद पेशेंट्स कम हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे पेशेंट, कोविड हुए वाले पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद उनमें बहुत सारा एक ग्रुप ऐसा था जिनमें हार्ट अटैक ज़्यादा आए आगे के 4 महीने में। उनमें पैरालिसिस, लकवा, हार्ट अटैक, यानी जिसमें खून गाढ़ा होता है उससे रिलेटेड बीमारियाँ, दूसरा उनमें साइकोलॉजिकल कुछ बीमारियाँ, और फिर उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से होने वाली बीमारियाँ, ये ज़्यादा मात्रा में दिखाई दी। इसीलिए इस बार सावधानी के तौर पे जिनको भी कोरोना हो चुका है उन्होंने कम से कम 6 माह तक खुद को अवेयर रखना है, यानी हमें जागरूक रहना है कि हमें ध्यान रखना है। जिनको कोरोना हो चुका है उनमें अगर छोटी मोटी कोई भी हेल्थ समस्या होती है तो हमें चिकित्सक की सलाह लेनी है और उसके लिए हमें अवेयर रहना है। अब कोरोना जो हो चुका है, ये इसके भी एक 3 ग्रुप है, ऐसा नहीं। देखिए, कोरोना का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जिनको हैवी फ्लू भी देना नहीं पड़ा और उनको रेमडेसिविर भी नहीं देना पड़ा है। काफ़ी बड़ा ग्रुप, 90% ग्रुप ऐसा है कि जिनको सिर्फ एंटीबायोटिक्स दिए गए, एजिथ्रोमाइसिन दिया गया, बाकी इम्यूनो बूस्टर दिए गए और उनको ठीक किया गया, जिनका कम मात्रा में कोरोना था। एक ग्रुप ये है। दूसरा ग्रुप ये है कि जिनको कोविड तो था, मतलब RT-PCR पॉजिटिव था और उनमें स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स भी थे, लेकिन उनका CT स्कैन का लेवल था वो कम था।
और दूसरी चीज़ उनकी आयु कम होगी और साथ में वो कोमॉर्बिड नहीं थे, यानी उनको डायबिटीज़ बोलो यानी शुगर की बीमारी बोलो या फिर हार्ट की बीमारी या और कुछ हेल्थ समस्या पहले से नहीं थी। ऐसा एक ग्रुप था जिनको सिर्फ टेमीफ्लू दिया गया, यानी घर पे रखा गया, यानी मेडिसिन दिया गया, फिर उनको घर में आराम करने दिया। ये हो गया दूसरा ग्रुप, और वो वैसे ठीक हुए, यानी चिकित्सक की सलाह लेते गए लेकिन घर में रहते गए। तीसरा ग्रुप ये था कि जिनमें आयु ज़्यादा थी और कुछ कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा थे, इन्फेक्शन की मात्रा ज़्यादा थी, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था और इस वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा या घर में ऑक्सीजन देना पड़ा, यानी उन्होंने घर में ऑक्सीजन लिया और हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन लिया, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि वो जो ग्रुप था ये ऑक्सीजन वाला, इनमें भी एक दो ग्रुप ऐसे बनते हैं कि एक जिनको सिर्फ 2-3 दिन ऑक्सीजन लेना पड़ा, लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जिनको 15-15, 20-20 दिन, 25 दिन तक ऑक्सीजन पे रहना पड़ा। तो ये एक ग्रुप है। और ये जो ग्रुप था इनको रेमडेसिविर भी देना पड़ा, जिनको रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगे। इसमें मैक्सिमम ग्रुप को रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगाने पड़े। ये ग्रुप में कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको रेमडेसिविर के इंजेक्शन के साथ साथ खून पतला करने के इंजेक्शन भी लगाने पड़े, जिसको LMH बोलते हैं, लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन। इसमें एक ग्रुप ऐसा भी है जिनको स्टेरॉइड्स भी देने पड़े, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स देने पड़े। इसके बाद एक ग्रुप ऐसा आया जिनको वेंटिलेटर लगे, यानी जिनको सब कुछ लग गया, मतलब रेमडेसिविर भी लगे, जिनको ब्लड पतला करने के इंजेक्शन भी लगे और उनको लेकिन साथ में लाइफ सपोर्टिव सिस्टम पे भी रखना पड़ा, यानी जिनका ऑक्सीजन से भी जिनका कंट्रोल नहीं हुआ और उनको फिर वेंटिलेटर भी लगा। तो इस तरह से इसमें ग्रुप है। तो इसमें अब हमें पोस्ट कोविड क्या करना है, लेकिन पोस्ट कोविड केयर किस तरह से करना है। तो कोरोना का ठीक है, जो सिर्फ एंटीबायोटिक वगैरह बाकी सब ग्रुप से ठीक हो चुका है। एक जो मैंने बड़ा ग्रुप बोला कि जिनको कोविड का कोई मेडिसिन ही नहीं दिया गया, वो ग्रुप को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आगे के 6 माह में उनको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए रखना है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कायम रखना है। तो आप ऐसा कुछ तो भी करते रहिए कि जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। यानी जैसे देखिए हल्दी, डेली हल्दी तो सबसे अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली है, जो आपको घर पे इजीली अवेलेबल होता है। तो हल्दी का आप चाय ले सकते हैं या दूध में हल्दी डाल के ले सकते हैं, तुलसी के पत्ते उसमें डाल सकते हैं। तो ये बस अति ना करें, कोई भी चीज़ की अति ना करें। कोई भी लोग बहुत सारा गर्म पानी पीते हैं, डेली काढ़ा पीते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा हल्दी या कोई एक द्रव्य जो डेली वो लेते हैं। उसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ आते हैं, इम्यूनो बूस्टर, कहीं ड्रॉप्स आते हैं, इम्यूनो बूस्टर कुछ मेडिसिन आते हैं, तो वो उनका सेवन करते रहे। दूसरा, आने वाले 6 माह में किसी भी इन्फेक्शन से खुद को बचाए। ये सिर्फ ये बड़ा ग्रुप नहीं बोल रही मैं, इन्फेक्शन से बचाना ये तो पूरे ही कोविड हुए वाले ग्रुप को इसका ध्यान रखना है कि उनको छोटे मोटे इन्फेक्शन से बचना है। जैसे कुछ सर्दी खांसी हो गई है या कहीं पे भी कुछ खा लिया या कुछ कर लिया, तो इन सब चीज़ों से बचना है। चौथा, पॉजिटिविटी रखना है। हर चीज़ में आप पॉजिटिव सोचिए, आपकी सोच पॉजिटिव बनाइए। और एक चीज़ का खास करके ध्यान देना है, वो है योग या प्राणायाम। डेली प्राणायाम कीजिए, क्योंकि प्राणायाम भी हमारे भीतर एक ऊर्जा निर्मित करता है और जिस वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो ये हो गया जो ग्रुप जिनको फेविफ्लू वगैरह नहीं दिया गया। अब दूसरा ग्रुप आता है कि जिनको मेडिसिन दिया गया और मेडिसिन सिर्फ दिया गया लेकिन जो घर में रहे। तो ये ग्रुप भी ऐसा होता है कि ये भी थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है, यानी इलाज होने के 7 दिन बाद आप ठीक हो जाते हो, लेकिन उसके बाद आप वैसे ही काम करने लग जाते हो जैसा पहले कर रहे थे। लेकिन आप याद रखिए, जिनको फेविफ्लू गोली दी है या इसका आगे का पूरा ही जो ग्रुप है, ये वो वाला ग्रुप है जिनके लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका था, जिनका CT स्कैन जो था उसमें CT में निमोनाइटिस के लक्षण निकले थे, वो भले ही कम हो या ज़्यादा हो। तो मुझे इतना बताइए कि हमारे जो लंग्स है वो पूरे एयर सेल्स है, यानी एयर उनमें पूरी हवा भरी रहती है, स्पॉन्जी रहते हैं। तो उसमें कम मात्रा में हुआ हो या ज़्यादा मात्रा में, तो जितना ग्रेजुअली कम ज़्यादा हो उस तरह से हमको ज़्यादा सावधानी रखना है या कम रखना है, पर सावधानी तो रखना है। तो जिनके भी लंग्स में थोड़ा भी इन्फेक्शन हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि कुछ समय के लिए आपके लंग्स कमज़ोर तो हुए हैं। अभी आप जो ठीक हुए वो मेडिसिन की वजह से हुए हो, लेकिन जो लंग्स में जो इन्फेक्शन होने की वजह से लंग्स के अंदर एक थोड़ी सी ओपेसिटी आती है, यानी उसका जो स्मूथनेस है या उसका स्पॉन्जी जो स्ट्रक्चर रहता है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। इसलिए जिनको फेविफ्लू लगा है और इसके आगे का पूरा ग्रुप
क्या करना है, तो आपको इन्फेक्शन से बचना है, ये तो पहली बात हुई। दूसरा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ लेते ही रहना है, और वो आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में और अच्छे से लेते रहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले कोई ड्रॉप बोलो या कोई दवाई बोलो जिसका आपको सेवन करते रहना है। ये ग्रुप को कम से कम 6 महीने तक, जिनकी सिवियरिटी कम थी उन्होंने 2 महीने में एक बार, और जिनकी सिवियरिटी ज़्यादा थी उन्होंने महीने में एक बार चिकित्सक की सलाह या चिकित्सक परामर्श अवश्य लेना है। तो ये ज़रूर है कि आपको ये करना है, चिकित्सक के परामर्श लेना है, या उन्होंने आपको कोई 1-2 टेस्ट बोले हैं जो आपका खून पतला है कि गाढ़ा है देखने के लिए, तो वो भी आपको करते रहना है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्राणायाम, आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका था, तो लंग्स का जो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर था, स्मूथनेस थी, वो कम हुई है। इसलिए हमें क्या करना है, गहरी सांस लेना और छोड़ना, श्वास लेना और छोड़ना, डीप ब्रीदिंग, यानी जितनी गहरी, यानी श्वास आप जितनी गहरी ले सकते हैं उतनी लेना है, उसको रोक के रखना है, फिर छोड़ना है। ये क्या करेगा, आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, यानी इस तरह से। तो ये आप जब गहरी श्वास पूरी अंदर लेते हो, श्वास को रोकते हो, तो वो श्वास आपके अंदर की जो लंग्स के एयर सेल्स हैं उनको ओपन करने में मदद करेगा, उनको ठीक करने में मदद करेगा। तो प्राणायाम हमें डेली करते रहना है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयाँ लेते रहना है, और चिकित्सक को 2 महीने में एक बार तो भी हमें मिलना है। अब इसमें महीने में एक बार कौन से ग्रुप को मिलना है ये मैं आपको बता रही हूँ। जिनको रेमडेसिविर इंजेक्शन लगे हैं, जो बहुत लंबे समय ऑक्सीजन पे थे, जिनको वेंटिलेटर लगे हैं, इन लोगों को लेकिन क्या करना है, और जिनको खून पतला करने के इंजेक्शन लग चुके हैं, और जो साथ में जिनकी आयु ज़्यादा है, जिनकी आयु 50 साल के ऊपर है, दूसरा जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, या जिनको और कोई लंबे समय से चल रही दवाइयाँ चल रही है, या जो टीबी के पेशेंट है, या जो अस्थमा के पेशेंट है, ये ग्रुप, और इसके बाद इनको रेमडेसिविर लग चुका है, या ये लंबे समय ऑक्सीजन पे रह चुके हैं, या लंबे समय वेंटिलेटर पे रहे, तो ये पेशेंट के ग्रुप को महीने में एक बार आप चिकित्सक से सलाह लीजिए, काउंसलिंग कीजिए, उनसे वार्तालाप कीजिए, सलाह लीजिए। जो इसमें से जो पेशेंट का डी-डिमर बोलो बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा था, तो उनको हर महीने में, जो ज़्यादा वाले उनको हर महीने में, नहीं तो कम से कम हर 2 महीने में डी-डिमर टेस्ट आपको करते रहना है, ताकि आपको पता चले कि आपका वो लेवल कहीं कुछ फिर से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। इसलिए आप उसका ऑब्जर्वेशन आपको रखना है। लेकिन देखिए, याद रखिए, कुछ क्या करते हैं, नहीं 15 दिन में जाके आप टेस्ट करेंगे, ये मूर्खता भी हमें नहीं करनी है, पैसे की बर्बादी भी नहीं करना है, हमें चिकित्सक की सलाह लेनी है, फिर हमें हमारा मतलब जैसे टेस्ट वगैरह करना है, और फिर वो टेस्ट उन्हीं को दिखाना है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा खून कहीं गाढ़ा हो रहा क्या, कहीं पतला हो रहा क्या। दूसरा, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो तुरंत डॉक्टर चिकित्सक की सलाह लेना है। हमें कभी भी कुछ घबराहट होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में दर्द होता है, तो भी हमें चिकित्सक की सलाह लेनी है, ये हमें करना ही है। दूसरा, जिनको भी ये हो चुका है, तो जो भी पेशेंट्स है जिनको चिकित्सक ने रेमडेसिविर या फिर वेंटिलेटर लगे वाले ऐसे पेशेंट्स को, जिनको भी चिकित्सकों ने इकोस्प्रिन एक गोली आती है, इकोस्प्रिन, वो अगर शुरू किया है किसी को भी, इकोस्प्रिन जो रहता है वो घटक अगर किसी को बोला है डॉक्टर ने कि ये गोली खाना है, कुछ ग्रुप ऐसा रहता है जिनको वो 3 माह के लिए बताते हैं, और कुछ पेशेंट्स का ग्रुप रहता है जिनको वो 6 माह के लिए बताते हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत से पेशेंट्स क्या कर रहे हैं, एक बार वहाँ से ठीक होकर आ जाते हैं, दोबारा चिकित्सक को सलाह करने जाते ही नहीं है, या बहुत से पेशेंट का ग्रुप ऐसा कर रहे हैं जो अपने मन से गोली बंद कर रहे हैं आप लोग, तो वो गलत है। आपने ये जो गोली है ये कम से कम जिनको 3 माह बताई है 3 महीने के लिए, उनको 3 महीने के लिए लेना ही है। और जो पेशेंट का ग्रुप है जिनको 6 माह के लिए मेडिसिन बता चुके हैं, उन्होंने वो मेडिसिन का 6 माह के लिए सेवन करना है। ये गोली खून पतला करती है, तो जिनको भी खून गाढ़ा होने के इंजेक्शन लग चुके हैं, जैसे रेमडेसिविर का एक साइड इफेक्ट है कि वो अंदर खून की गुठली बनाता है। आपने अभी एक ब्लैक फंगस का नाम सुना होगा, तो ब्लैक फंगस भी उसी में होता है। वो खून गाढ़ा होने के बाद एक ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, जो खून के गुठली के रूप में वो पहले आपके नाक की जगह पे जाता है, फिर आपकी आँख में जाता है, फिर आपके कान के यहाँ से जो ब्रेन में जाने वाली नर्व होती है उसके थ्रू वो ब्रेन में जाता है। तो जब वो जहाँ तक पहुँचा रहता है वहाँ का हिस्सा उसमें निकाल लेना पड़ता है।
और ये होता है इम्यूनिटी कम होने से, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से। यानी कोरोना में आपको जो मेडिसिन दिए गए या कोरोना की बीमारी में ही अपने आप में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता शून्य हो चुकी है। तो इसीलिए उसके बाद अगर आपने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले जो मेडिसिन है या जो कुछ भी प्रोसेस भी है, देखो प्राणायाम योग भी प्रोसेस भी है, खान पान में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मेडिसिन से भी बढ़ती है। तो इसमें से कुछ भी आपने नहीं किया है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगी तो ब्लैक फंगस भी होता है। लेकिन डरिए मत, ब्लैक फंगस सभी को नहीं होता है। जो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे रहे या लंबे समय रहे या जिनको साथ में शुगर जैसी बीमारी है या जिनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, इन लोगों को ही वो होने का ज़्यादा खतरा है। इसलिए सभी लोग उसके लिए ना डरें। और ये बीमारी संक्रमण वाली नहीं है। ब्लैक फंगस एक से दूसरे को नहीं फैलता है। मैंने बहुत से मेरे जो पेशेंट आते हैं उनके मुंह से सुना, वो मुझे बोलते हैं अब ये ब्लैक फंगस भी सब में फैलेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। ब्लैक फंगस सिर्फ उनको हो रहा है जिनको कोविड हो चुका है और जिनको कोविड सीवियर मात्रा में हो चुका है। इसलिए हम ये भ्रांति को भी ना पालें। हमारे मन में इसको भी, ये डर को भी हमको निकालना है। लेकिन याद रखिए, इकोस्प्रिन खून पतले करने की गोली अगर किसी को शुरू है तो वो उसको कृपा करके बंद ना करें। आप वो गोली को शुरू रखिए। और कोविड के बाद सीवियर पेशेंट महीने में एक बार, जिनकी सिवियरिटी कम है वो 2 माह में एक बार चिकित्सक की सलाह लें। और दूसरी चीज़, अगर आपको उसके बीच में लेकिन कुछ भी समस्या आती है तो आप कभी भी चिकित्सक की सलाह लीजिए। एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। आपके घर में अगर कुछ इलेक्ट्रिक के स्विच का या आपका फैन या कुछ खराब होता है तो आप किसके पास जाते हैं? जो इलेक्ट्रिशियन है उसी के पास जाते हैं। उस वक्त आप आपके आजू बाजू वाले किसी की सलाह सुनते हैं? हम नहीं सुनते। हम जो टेक्नीशियन है उसी के पास जाते हैं। फिर हमारा शरीर जो बहुमूल्य है उसके लिए हम किसी आजू बाजू वाले की सलाह क्यों सुनते? उस वक्त भी हम सजग रहे, हम अवेयर रहे और हम उसी के पास जाए जो उसमें जानता है, जिससे हमको उसमें बेहतर सलाह मिलती है। इसलिए जिनको भी कोरोना हो चुका है, जिनको नहीं हुआ है उनको तो अवेयर रहना ही रहना है। ये तो है ही, अभी हमको सावधानी रखना ही रखना है। लेकिन जिनको कोरोना हो चुका है वो भी खुद को फ्री ना माने। ये ना माने कि अब हमको कुछ नहीं होगा। और उनको भी एक 5-6 माह के लिए, एटलीस्ट 6 माह उनको अवेयर रहना है और उनको ध्यान रखना है, सजग रहना है और चिकित्सक का परामर्श लेते रहना है। और मतलब सजग रहिए, कोशिश करते रहिए कि एक मतलब आप इसमें से जो भी संभावनाएं हैं, जो साइड इफेक्ट्स आने की संभावना है, ये संभावना से हमें बचे रहना है। और अब कहा जाता है, देखिए तीसरी लहर भी आ सकती है, ये कहा जा रहा है। तो है, संभावना है। और जब तीसरी लहर आएगी तो एक 8-9 साल से बच्चों से लेकर 20 साल के बच्चों के बीच में इसमें ज़्यादा रहेगा। इसलिए हम अभी से कोशिश करें कि हम हमारी बच्चों की भी इम्यूनिटी बढ़ाएं। 7 साल के अंदर के बच्चे की लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होती है, इसलिए 7 साल के अंदर के बच्चे को डायरेक्ट लंग्स में वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन काफ़ी कम है। लेकिन 7-8 साल से 20 साल का जो ग्रुप है, अभी अगर तीसरी लहर आती है तो ये ग्रुप को ज़्यादा खतरा है। तो मुझे लगता है इसलिए हम अभी से, हम होने के बाद जैसे प्यास लगने पर कुआं खोदते हैं तो ऐसा ना करें। अभी से सभी लोग हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं वो उठाएं। खान पान में वैसा वाला खान पान रखें, विचार अच्छे रखें। दूसरी चीज़, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती है उनका सेवन करते रहे। वो दवाइयाँ भी चिकित्सक की सलाह से ले, ना कि ऐसे ही जो ऐड हो रही है वो देख के ले। और उसके बाद प्राणायाम योग ये करें। बच्चों को भी एक्सरसाइज व्यायाम करने लगाए, क्योंकि हमारे बच्चे अगर टारगेट बनते हैं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करेंगे। ईश्वर करे कि वो तीसरी लहर ना आए। और एक चीज़ है, पहले आपने देखा होगा शुरुआत में कोरोना बड़ी सिटीज़ में आया था, अर्बन सिटीज़ यानी बड़ी बड़ी सिटीज़ जो मेट्रो सिटीज़ थी। अभी जो दूसरा लहर आई, क्योंकि कोरोना का ऐसा होता है, जो क्षेत्र में नहीं गया वो अगली बार वहाँ कवर करेगा, लेकिन जो जहाँ पे वो नहीं फैल चुका है वो नई जगह ढूंढता है अपने लिए। पहले बड़ी बड़ी सिटीज़ हो गई, अभी आपने सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट हो गए। अभी आपने देखा इस बार जो कोरोना का प्रकोप था वो तहसील लेवल पे ज़्यादा था। आगे जाके लेकिन इसमें गांव आने वाले हैं, गांव के क्षेत्र में ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ सकता है। इसीलिए सभी लोग, अगर हमें पता है कि ऐसा हो सकता है तो हम अगर पहले से सजग रहे तो हम उसका सामना ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए अभी से सतर्क रहे, सावधान रहे और कोरोना से लड़ने के लिए तैयार रहे। धन्यवाद।